लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इननेट हमने देख लिया है। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटीजन और एंटीबॉडी देखेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी को जो जनरेट करेगी, वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो प्रोटीन हो सकता है, वो फूड जो हम खाते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट, कोई मेडिसिन हम लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो एंटीबॉडी जनरेट कर सकती है, उसको बोलते हैं एंटीजन। तो एंटीजन पॉलीसैकेराइड होती है, प्रोटीन होता है, कोई भी चीज़ उससे उसको जनरेट कर सकती है। वो इधर मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती है और फ्री भी हो सकती है। एपिटोप बोले, एपिटोप अभी हम देखेंगे आगे क्या है, लेट्स सी। तो इतना याद रखना है कि एंटीजन क्या है? एंटीबॉडी जनरेटिंग मतलब एंटीजन, वो चीज़ जो एंटीबॉडी जनरेट करेगी वो एंटीजन है। एंटीबॉडी क्या है नाउ? सबसे पहले एंटीबॉडी जो है किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की। प्रोटीन में भी ग्लाइकोप्रोटीन की, प्रोटीन की बनी हुई है, तो उसमें क्या होता है? मेनली अमाइनो एसिड होता है। ओके, सो लेट्स सी पहले कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। सो वाई शेप स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का। अब इसमें देखो, प्रोटीन है मतलब एमिनो एसिड भरा हुआ है। अब ये छोटी है तो इनमें कम एमिनो एसिड भरा होगा, तो ये लाइट हो गई, ये दोनों, इनको लाइट बोलेंगे, ये भी लाइट हो गई। स्मॉल एंड लाइट, स्मॉल एंड लाइट। बड़ी होगी, इनमें ज़्यादा भरा हुआ है तो इनको हैवी बोल देंगे। लाइट एंड हैवी दोनों, दो छोटी, दोनों लाइट, दोनों बड़ी, दोनों हैवी। सो H2 एंड L2, 2H 2L, H2L2। अब ये किससे जुड़ी होती हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये सब जगह से जुड़ी होती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब एंटीजन इस पे आके रुकेगा, है ना? एंटीजन इस पे आएगा, रुकेगा नहीं, एंटीजन इस पे आएगा, तब एंटीबॉडी और एंटीजन की लड़ाई होगी, एंटीबॉडी उसको मारेगा। एंटीबॉडी अब कहाँ आता है? एक तो वो जैसे आएगा वैसा शेप इसको बनाना पड़ेगा। अगर ये एंटीबॉडी ऐसी आती है यहाँ से, तो इसको शेप कैसा बनाना पड़ेगा अपना? ये अपना ऐसा शेप बना देगा। अगर सपोज एंटीबॉडी ऐसी आ रही है तो ये भी वैसा बन जाएगा, अब वैसा शेप बना लेगा अपना, ताकि वो एंटीबॉडी आ सके, फिर वो उसको उसमें आ सके एंड देन वो दोनों फाइट कर सके। सो अब ये क्या हो रहा है? ये खुद के हिसाब से चेंज कर रहा है। तो वो रीजन, अब ये वाला रीजन यहाँ से ये पहले तो ये देखो, ये वाला रीजन जो है अब ये कांस्टेंट होगा, ये वाला कांस्टेंट है। सो इसको हैवी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हैवी, इसको कांस्टेंट बोल देंगे, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है। चेंज यहाँ हो रहा है, हैवी में भी हो रहा है चेंज, लाइट में भी हो रहा है, दोनों में हो रहा है। सो ये जहाँ तक
जो एंटीबॉडी के खिलाफ, स्ट्रक्चर के खिलाफ वर्क कर रहा है, बना रहा है, इतना यहाँ इतना यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो इसको वेरिएबल लाइट, इसको वेरिएबल हैवी बोलेंगे। सेम हियर, वेरिएबल लाइट, वेरिएबल हैवी बोलेंगे। ये जो नीचे का हो गया इसका, ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट लाइट, ये कांस्टेंट लाइट, ये कांस्टेंट हैवी हो गया। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। वाई शेप्ड है, दो हैवी दो लाइट, फिर जहाँ एंटीजन आके जुड़ेगा वो पार्ट हो जाएगा वेरिएबल, बाकी का पार्ट हो जाएगा कांस्टेंट। सो वेरिएबल लाइट एंड वेरिएबल हैवी, कांस्टेंट लाइट एंड कांस्टेंट हैवी। अब जहाँ ये एंटीजन आके जुड़ रहा है, ये जो एरिया है पूरा जहाँ ये जुड़ रहा है एंटीबॉडी को आके, मतलब एंटीबॉडी का वो पार्ट जहाँ एंटीजन आके जुड़ेगा उसको बोलते हैं पैराटोप। वो रीजन को बोलेंगे पैराटोप। सो कितने पैराटोप होंगे? पैराटोप कितने होंगे? दो, ऑब्वियसली, एक इधर एक उधर। और वो एंटीजन, जो एंटीजन का पार्ट आके जुड़ रहा है उसको बोलते हैं इपीटोप, वो भी इपीटोप। इट इज कॉल्ड इपीटोप, जो हमने देखा अभी इपीटोप। जो एंटीजन का पार्ट आके जुड़ेगा इपीटोप, एंटीबॉडी के जिस पार्ट पर आके जुड़ेगा पैराटोप। सो ये है सिंपल, पैराटोप दो होंगे, ये भी याद रखना। ये सिंपल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम अभी आगे एंटीबॉडी के टाइप्स देखेंगे। सो एंटीबॉडी में क्या होता है? प्रोटीन होता है। किसका मेडअप ऑफ? प्रोटीन। उसमें भी गैमा ग्लोबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। फॉर्म बाय कौन बनाएगा? ये प्लाज्मा सेल्स। हमने देख चुके हैं हम कि बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स ही एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो ये भी याद रखना है, इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक एंटीजन। ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है? अब 96% प्रोटीन प्लस 4% कार्बोहाइड्रेट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, इसमें क्या है, कैसा है ये स्ट्रक्चर? H2L2, दो हैवी दो लाइट सेगमेंट्स, दो स्मॉल लाइट एंड टू लॉन्ग हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, नॉट सेगमेंट, पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर एक मोनोमर है, ये भी याद रखो। अभी टाइप्स में हम इससे ज़्यादा देखेंगे। ये मोनोमर है पूरा एक स्ट्रक्चर। ओके, सो टोटल 4 चेन्स होंगी। किससे जुड़ी हुई है? डाइसल्फाइड सॉरी, बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ी हुई है। सल्फर क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। एंटीबॉडी है, कैसी है? वाई शेप्ड एंटीबॉडी है। पैराटोप किसको बोलेंगे? एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पे जो एंटीजन जुड़ेगा उस साइट को बोलेंगे पैराटोप। कितने होंगे पैराटोप? 2 इन ईच एंटीबॉडी मोनोमर। ये मोनोमर में हर एक एंटीबॉडी में 2 पैराटोप होंगे। ईच पैराटोप है, हर पैराटोप को क्या है? वेरिएबल लाइट एंड वेरिएबल एच, जो हमने VL VH देखा। ईच एंटीबॉडी मोनोमर हैज 2 VL एंड 2 VH, 4 होंगे, है ना। हर एक एंटीबॉडी में 2 हैवी वेरिएबल है और 2 लाइट वेरिएबल है। सो 4 वेरिएबल सेगमेंट्स होते हैं। तो ये हुआ एक कंप्लीट एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। यू नोट दिस डाउन, देन वी विल सी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। सो नाउ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होती है। इसको याद रखना है तो कैसे याद करेंगे? GAM गैमीड, GAMDE, ऐसे याद रखो, गैमीड से। ओके, ऐसे याद रखो। सबसे ऐसे ही याद रखो क्योंकि सबसे ज़्यादा ये होती है मैक्सिमम, सबसे मिनिमम ये होती है। सबसे ज़्यादा ऊपर वाली, सबसे कम नीचे वाली। सबसे ज़्यादा G, सबसे कम E। इसके बाद एंटीबॉडी IG, G मैक्सिमम, IgE मिनिमम। उसके बाद A जो होती है वो इसको सीक्रेटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड से सीक्रेट होती है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे टीयर्स, सलाइवा हो गया, कोलोस्ट्रम हो गया। कोलोस्ट्रम फर्स्ट मदर मिल्क, जो पहला ब्रेस्ट मिल्क होता है आफ्टर डिलीवरी, पता है सबको। तो इसीलिए इसको सीक्रेटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं। नाउ पहला प्राइमरी रिस्पॉन्स जब होता है एंटीबॉडी को, तो पहली प्राइमरी रिस्पॉन्स वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है? याद है, हमने ग्राफ देखा था। सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स में IgM निकलती है, हमेशा याद रखना।
प्राइमरी रिस्पॉन्स में सबसे पहले कौन सी होगी, IgE, फर्स्ट एंटीबॉडी फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, वो होगी IgM नॉट E, IgM हमने ग्राफ देखा था। उसके अलावा फीटल लाइफ में जो पहली एंटीबॉडी बनती है वो कौन सी बनती है, दैट इज ऑल्सो IgM, फीटल लाइफ में भी पहले फॉर्म होगी और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स भी पहली जो होगी वो IgM होगी, दोनों। अब ए कैसा होता है, ए का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, यहाँ पे ये इस स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है। तो ये क्या लग रहा है, कितने एंटीबॉडीज लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं ना, एक इधर एक इधर, 2 है, मतलब वो मोनोमर था, ये 2 हैं, तो मतलब ये हो गया डाइमर। तो ए जो होता है, ए का स्ट्रक्चर जो हमने मोनोमर स्ट्रक्चर देखा है वी सॉ, वो किसका किसका होता है, जी का होता है मोनोमर स्ट्रक्चर, उसके बाद डी का और ई का, GDE ये मोनोमर्स आएंगे। ए हो गया डाइमर, तो एम वाला जो है ये कैसा होता है, ये पेंटामर होता है, 5 का सबसे लार्जेस्ट होता है, 5 का होता है पेंटामेटामर, सबसे लार्जेस्ट। GDE मोनोमर, ए डाइमर एंड सबसे लार्जेस्ट एम वाला पेंटामोनोमर, ओके। इसके अलावा ना और हमको क्या देखना है इसमें, जो ई होता है, दिस ई जो सबसे मिनिमम है, ये कब इंक्रीज होता है, जब एलर्जी होती है, मेनली एलर्जी के टाइम पे जो एंटीबॉडी आएगी वो कौन सी आएगी, ई आएगी। मतलब जब किसी भी चीज़ की एलर्जी होती है तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनेगी वो ई बनेगी। मतलब इसमें क्या होगा, मास्ट सेल और मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स जो है वो सिक्रेशन करेंगे हिस्टामाइन का, वो हिस्टामाइन का सिक्रेशन होगा, सबसे पहले एलर्जी में ये फॉर्म होगी। इसके अलावा हेलमेंथिक इन्फेक्शन में भी ये इंक्रीज हो जाती है, मतलब ये फॉर्म होती है। हेलमेंथिक इन्फेक्शन मतलब जो हेलमेंथिस क्या होता है, प्लेटी हेलमेंथिस एंड एस्की हेलमेंथिस, मतलब जो राउंड वॉर्म से इन्फेक्शन होता है, हम बात देखेंगे कौन से होते हैं, तो उन एट दैट टाइम राउंड वॉर्म के इन्फेक्शन में भी सबसे पहले ये फॉर्म होगी, IgE एक्टिव्स इसाइनोफिल को एक्टिव करेगी। इसमें मास्ट सेल और बेसोफिल्स जो है वो हिस्टामाइन सीक्रेट करेंगे ड्यूरिंग एलर्जी, और इन्फेक्शन इन हेलमेंथिक इन्फेक्शन में भी पहले ये एक्टिव होगी, ओके। सो लेट्स सी, IgE मैक्सिमम होती है 75 to 80%। प्लेसेंटा क्रॉस करने वाली कौन सी है, IG, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा क्रॉस जी वाली करती है प्लेसेंटा क्रॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मोनोमर है तो वही 2 पैराटोप होंगे, H2L2, 2 हेवी 2 लाइट, ये हो गया IgG। नाउ IgA की बात करें, 10 to 15% प्रेजेंट इन, जैसे मैंने बोला इसको सीक्रेटरी भी बोलते हैं क्योंकि बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम, सलाइवा, टीयर्स एक्सेट्रा, कॉल्ड एज सीक्रेटरी और सीरम एंटीबॉडी, सिक्रेटरी और सीरम एंटीबॉडी इसको बोलते हैं। ये डाइमर होती है, जो स्ट्रक्चर हमने देखा डाइमर, डाई है, सिंगल में 2 पैराटोप हैं तो डाई में ऑब्वियसली 4 होंगे, डबल होगा H2L2 तो 2 into H2L2, जे चेन से ये ज्वाइन होती है। IgM की बात करें तो 7.7 to 8% पेंटामर होती है तो ऑब्वियसली डबल होते हैं पैराटोप, तो कितने होंगे 10 पैराटोप एंड 5 into H2L2। लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है ये सबसे, फर्स्ट एंटीबॉडी फॉर्म इन फीटल लाइफ, फर्स्ट एंटीबॉडी फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये हमेशा याद रखना है। IgD की बात करें तो लेस देन 1%। मोनोमर, ये मोनोमर है अभी, वही आएगा अगेन 2 पैराटोप H2L2, प्रेजेंट इन इनएक्टिव बी सेल्स में ये प्रेजेंट होती है और रिसेप्टर्स जैसे एक्ट करती है वहाँ पे। IgE 0.5% से भी कम, मिनिमम होती है सबसे मिनिमम, मैक्सिमम ये IgG। मोनोमर है ये भी तो
2 पैराटोप एंड H2L2 इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जी और इंक्रीज ड्यूरिंग हेलमिंथिक इन्फेक्शन. ओके, स्टडी ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन का जो इन विट्रो स्टडी जो होता है, मतलब लैब में जो स्टडी होता है, उसको बोलते हैं सेरोलॉजी. ये भी याद रखना. ओके, सो क्लियर. हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखा है क्या है. वी सॉ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो स्पेसिफिक है एंड ऑल. उसमें नाउ हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी में और डिटेल में थोड़ा देखेंगे, टाइप्स देखेंगे. फर्स्ट यू नोट दिस डाउन. नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड कैसे कैसे होती है. इम्यूनिटी में पता है इननेट एंड एक्वायर्ड, बट एक्वायर्ड कैसे कैसे होती है. मान लो अगर कोई बच्चा है, हमको चाहिए, वी वांट टीबी के खिलाफ एक्वायर्ड, टीबी के बैक्टीरिया हैं उसके खिलाफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमको चाहिए. मीन्स कोई बच्चा है तो मान लो हमको चाहिए कि उसको टीबी ना हो. वी वांट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसको टीबी ना हो. तो उसके दो तरीके हैं. या तो उसको सच में लाइफ में टीबी हो, फिर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हो, वो फिर सेल्स तैयार करें, फिर वो बनाए. हमने देखा कि उसमें टाइम लगता है ना. तो वो सेल्स बनाए, फिर फाइट करें जब उसको टीबी हो, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स हो. तो हो सकता है कि उसमें वो मर भी जाए, पेशेंट, बच्चा डैमेज भी हो जाए, ऐसे भी हो सकता है. क्योंकि हमने देखा है प्राइमरी रिस्पॉन्स में, इम्यून रिस्पॉन्स में टाइम लगता है. सो हम क्या करें, हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा उल्लू बनाएं. मतलब क्या करें, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसमें टीबी का बैक्टीरिया डालें. कैसा बैक्टीरिया होगा वो? वीकन बैक्टीरिया होगा, जिसको डायसम भी बोलते हैं. उसको वीक करके डालें, उसके अंदर डालें. हमारा बॉडी के सेल्स उसको पहचानें, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज रेडी करें. बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स को रेडी करें, मतलब किलर सेल्स, टी किलर सेल्स को रेडी करें. हमारा बॉडी उसके खिलाफ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो फॉर्म करे, उस पर एक्ट करे, उसको मार दे और मेमोरी सेल्स तैयार कर ले. हमने ये देखा है कि मेमोरी सेल्स फॉर्म हो जाते हैं. मतलब इसके बाद कभी भी होगा तो वो फिर से मेमोरी सेल्स तो हमारे पास हैं, तो डर की कोई बात ही नहीं है. एक ये तरीका है. मतलब हमने जो बैक्टीरिया डाला वो ऐसा डाला है वीक करके कि वो बीमारी भी नहीं करेगा, बट उस बैक्टीरिया के हेल्प से हमारा बॉडी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बना सकता है. तो ये क्या हो गया. नाउ इसमें हमारा बॉडी सिस्टम जो है वो एक्ट कर रहा है. तो वो एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है. सो यहाँ पे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो हम देख रहे हैं वो कौन सी है? एक्टिव इम्यूनिटी है. अभी बिफोर बर्थ हो रहा है कि आफ्टर बर्थ? आफ्टर बर्थ हो रहा है, तो एक्वायर्ड आएगी. एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ होती है ना. सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्योंकि एक्टिव है तो एक्टिव. दूसरा तरीका, पहला ये तरीका जो हमने किया वो क्या होगा? आर्टिफिशियल होगा. और जो प्रोसेस हमने किया, मतलब टीका दिया उसको, वो जो टीका दिया, जो हमने प्रोसेस किया पूरा बैक्टीरिया देके इम्यून सिस्टम में मेमोरी लिम्फोसाइट्स जो है, मेमोरी सेल्स तैयार कर लिए हमने. मतलब हमने टीका दिया, इंड्यूस्ड वैक्सीन दिया. दूसरा तरीका कि वो जब सच में उसको बीमारी हो, फिर सब प्रोसेस हो, ठीक है, तो उसमें भी हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है? एक्टिव ही है, बट वो नेचुरल प्रोसेस है. सो एक्टिव में आर्टिफिशियल भी है, एक्टिव में नेचुरल प्रोसेस भी. ये दो तरीके हैं. क्लियर? इन एक्टिव नेचुरल इन्फेक्शन एंड आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन. अब सपोज किसी पर्सन को स्नेक ने काटा, या उसको टेटनस है या डिफ्थेरिया है. टेटनस कट लगने से होता है, पता है, देखा है हमने. तो किसी को स्नेक ने काटा है या टेटनस है या डिफ्थेरिया है, तो अब क्या है, हम वेट नहीं कर सकते कि उसको एंटीबॉडी दे, फिर बॉडी नॉट एंटीबॉडी, हम वेट नहीं कर सकते कि हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाए, फिर वो मतलब बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट प्राइमरी रिस्पॉन्स को एक्टिव करे, फिर वो जाके फाइट करे. इसके लिए हम वेट नहीं कर सकते कि नेचुरली एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाए. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, उसको आर्टिफिशियल एंटीबॉडी देनी पड़ेगी. वो एंटीबॉडी कहाँ से आएगी? सपोज किसी हॉर्स को डिफ्थेरिया हुआ था,
उसको वो दिया गया था एंटीबॉडी का, उसके मेमोरी सेल्स जो हैं उसमें से वो सीरम निकाल के उसका एंटीबॉडी बना के वो दिया। तो अब इसमें क्या हुआ, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम ने रोल प्ले किया क्या? नहीं, वो तो हॉर्स की इम्यूनिटी सिस्टम, ये तो आर्टिफिशियल हम सीरम ले रहे हैं एंटीबॉडी का, तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम ने रोल प्ले नहीं किया, इसीलिए पैसिव। यहाँ पे इम्यूनिटी सिस्टम रोल प्ले कर रही थी एक्टिव, यहाँ पे रोल प्ले नहीं कर रही तो पैसिव। वो भी क्या हो गया? आर्टिफिशियल, एक तरीका हो गया आर्टिफिशियल एंटी सीरम हमने उसको दिया, जो अभी अभी हमने देखा। नाउ अगर बेबी को मदर के प्लेसेंटा के थ्रू IgG मिल रहा है एंटीबॉडी, तो वो मदर के थ्रू मिल रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू। इसमें भी क्या है, इसका फीटस का जो इम्यूनिटी सिस्टम वो एक्टिव नहीं है, मदर के थ्रू मिल रहा है, तो ये भी पैसिव ही हो गया। पैसिव है क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, मदर का है, तो पैसिव हो गया। बट उसको मिल रहा है तो ये नेचुरल हो गया, हम नहीं दे रहे हैं, नेचुरली वो मिल रहा है। सिमिलरली मदर के मिल्क से हमने देखा IgG फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड से में मिलता है, कोलोस्ट्रॉम उसमें देखा, उसमें IgA मिलता है कोलोस्ट्रॉम में, तो वो भी नेचुरली आ रहा है और वो भी बेबी को मिल रहा है, तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए वो भी पैसिव हो गया। सो दो तरीके के पैसिव हैं, एक जो हम बनाते हैं फाइट करने के लिए वो हो गया आर्टिफिशियल एंटी सीरम, और जो पैसिव है उस पर नेचुरल है IgG और जैसे IgA, ये दो एग्जाम्पल हैं। इतना क्लियर है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव में भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, पैसिव में भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ये फ्लो चार्ट बना लीजिए, फिर हम इसको भी नोट डाउन करेंगे। सो टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव मतलब क्या? व्हेन होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन which may be in form of living or dead microbes or other protein, antibody are produced in host body, ये है एक्टिव। उसके बाद एक्टिव में दो, नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव कॉजल सिकनेस आफ्टर डिसीज, डिसीज के बाद जो भी होगा नेचुरल एक्टिव। आर्टिफिशियल एक्टिव मतलब वैक्सीनेशन हम देंगे या उसको इम्यूनाइजेशन भी बोलेंगे, जिसमें इंजेक्ट माइक्रोब्स, डिलिबरेटली माइक्रोब्स को इंजेक्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया। अब पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स, रेडीमेड एंटीबॉडी जब दी जाती है। नेचुरल पैसिव कोलोस्ट्रॉम, IgA, IgG फीटस रिसीव फ्रॉम प्लेसेंटा थ्रू प्रेगनेंसी, थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब आर्टिफिशियल पैसिव एंटी टेटनस सिरम या एंटी डिप्थेरिया सिरम या बहुत सारे जो भी सिरम होंगे वो आर्टिफिशियल पैसिव। फादर ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी कौन है? एडवर्ड जेनर, नाम याद है? सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में देखा था स्मॉल पॉक्स में, जब देखा था वैक्सीन, जो इरेडिकेटेड डिसीज है स्मॉल पॉक्स, खत्म हो गई पूरी तरह से, उसका वैक्सीन इन्होंने निकाला था, एडवर्ड जेनर, याद आता होगा अभी। तो उनको फादर ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी बोला है, एक्टिव इम्यूनिटी में है ना वैक्सीन, तो इसीलिए एडवर्ड जेनर फादर ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी वॉन बेरिंग है। इन्होंने एक लड़की को डिप्थेरिया हुआ था, तब इन्होंने लिटरली वो एक शीप से, भेड़ से उसका वो निकाल के एंटीबॉडी, मेमोरी सेल्स निकाल के सीरम बना के उस लड़की को दिया था। एंटी डिप्थेरिया सीरम इन शीप से निकाल के उन्होंने उस लड़की को दिया था, तो वो ठीक हुई थी। तब से वो उन फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी वॉन बेरिंग। सो ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नोट दिस डाउन।